पिछली क्लास में हम लोग इम्पल्स पर क्वेश्चंस कर रहे थे और अब उसी में और आगे और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बार याद दिलाते हैं पिछली क्लास में कौन सा लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे। इसमें ऐसा था कि ये एक टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे एक पुली है, पुली के ऊपर से धागा लिया है और एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर दिया है ना, कुछ मास ऐसा कुछ दिया हुआ था। फिर उसके बाद कहा गया कि इसको लिफ्ट किए, एच हाइट ऊपर ले गए इसको और वहीं से छोड़ दिए। तो जब ये पहले तो एच हाइट ऊपर ले जाएंगे तो धागा ढीला हो जा रहा था, छोड़े जब वापस यहाँ तक आया था तो धागा एकदम से झटके से टाइट हुआ था। तो इस पर और इस पर एक इम्पल्सिव फोर्स धागे ने लगाया था, तो इन दोनों का मोमेंटम चेंज हो गया था। तो इस पर कितना इम्पल्स लगाया धागे ने उसका मैग्नीट्यूड निकाले और इस पर कितना इम्पल्स लगाया धागे ने उसका मैग्नीट्यूड, और दोनों को मैग्नीट्यूड को बराबर कर दिए। लॉजिक ये था कि टेंशन पूरे धागे में एक ही होगा तो टी डी टी जो इम्पल्स है वो भी एक ही होगा, एक सेम मैग्नीट्यूड का इम्पल्स लगा होगा दोनों पे, तो दोनों पे लगने वाले इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकाले और इक्वेट कर दिए, आंसर आ गया है ना। सही बात है, लेकिन देखो होता ये है, इसी चीज को एक छोटे तरीके से भी हम बताते हैं, जल्दी से आंसर लिखने का तरीका। तो पहले एक बार आंसर हम लिखते हैं फिर से। देखो ये एच हाइट यहां से ले गए थे, बोले थे कि जब ये आएगा तो धागा टाइट होने के ठीक पहले इसका स्पीड होगा नीचे की तरफ √2gh और धागा टाइट होने के ठीक बाद कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉलो होने लगेगा। तो दोनों का v और v मान लिए थे। फिर इम्पल्स निकाले थे धागे ने, इस पर कितना इम्पल्स लगाया, तो इसका धागे ने ऐसे फोर्स लगाया होगा इस पर तो वेलोसिटी कम हुआ होगा। ये बड़ा मोमेंटम है, ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आया। तो m√2gh में से घटा दिए mv शुड बी इक्वल टू, उसके ऊपर कितना लगा तो वो तो पहले रेस्ट पे ही था, फिर इतना वेलोसिटी हो गया तो इसमें चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है mv। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना 1/2√2gh, m कैंसिल, 2v इज इतना तो v इज इक्वल टू इतना। ठीक है ना, चलिए ये आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन एक और तरीके से बताते हैं इसको। देखो हम जो तरीका अभी डिस्कस करने जा रहे हैं जल्दी से आंसर लिखने का तरीका, वो एक्चुअली प्रॉपर मेथड नहीं है, वो एक ट्रिक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, प्रॉपर मेथड तो देखो यही है, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड दोनों पे निकाला और इक्वेट किया। लेकिन जल्दी से करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। देखा जाए तो जो तरीके से हम अभी करने जा रहे हैं उसमें गलती कर रहे हैं, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने जा रहे हैं। लेकिन पिछले क्लास में हम एक्सप्लेन किए थे कि मोमेंटम कंजर्व नहीं है, गलत तरीके से कर रहे हैं। और यही नहीं, हम दो गलतियां करने जा रहे हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी। दो गलतियां करेंगे और फाइनल आंसर जो आएगा वो इससे मैच कर जा रहा है, तो उसको एज ए ट्रिक याद कर लिया जाएगा कि अगर यही दोनों गलतियां की जाएं तो फाइनल आंसर मैच कर जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा, है ना। पता नहीं कभी कभी दो गलतियां करने से चीज ठीक हो जाता है, नहीं जैसे -1 × -1 + 1 वैसी कुछ बात हो गई। तो हम अभी करके बताते हैं, देखिए। तो एक तो पहली गलती, जैसा हम एक्सप्लेन किए थे मोमेंटम कंजर्व नहीं है सिस्टम का, लेकिन हम फिर भी मोमेंटम कंजर्वेशन जैसी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहे हैं, एक गलती तो ये हो गया। दूसरा गलती ये कि वो इक्वेशन भी ढंग से नहीं लिख रहे। मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना था तो x वाला मोमेंटम पहले का बाद का बराबर होना चाहिए, y वाला बराबर, या i कैप j कैप पे लिखना चाहिए था कि पहले का सिस्टम का मोमेंटम इतना i कैप इतना j कैप, बाद का इतना i कैप, तो वो तो बराबर है ही नहीं। हम क्या करने जा रहे हैं ना, धागे के लेंथ के अलोंग मोमेंटम लिखने जा रहे हैं। अब ऐसा कुछ होता नहीं है चीज, है ना। मोमेंटम ऐसा कैसा मोमेंटम होता है, ये तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम इस डायरेक्शन में लिखने जा रहे हैं। और ये सब देखो गलतियां जो हम बता रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो फिर क्यों सीख रहे हैं? ये जब गलत ही है तो क्यों सीख रहे हैं? नहीं, देखो क्वेश्चन जल्दी करने के लिए, जल्दी से आंसर लिख देने के लिए, है ना, ये ट्रिक है। जल्दी से आंसर लिख देने के लिए ट्रिक यूज कर रहे हो, जानते रहेंगे कि हाँ ये देखो ये गलती है। अगर कोई कहेगा कि लिख के दिखाओ हमको सोल्यूशन, तो वैसे नहीं करेंगे, तो ये जैसे बताया गया था वैसे करेंगे।
क्योंकि वो सोल्यूशन गलत है, आंसर बस सही आता है उससे। देखो क्या, धागे के लेंथ के अलोंग मोमेंटम पहले का और बाद का बराबर होना चाहिए, है ना। धागे के लेंथ के अलोंग, धागे के फ्लो के अलोंग, जिस धागे में जिस डायरेक्शन में धागा फ्लो कर रहा है उस फ्लो के अलोंग मोमेंटम दोनों समय सेम होना चाहिए। देखो कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं। देखो यही फ्लो होने वाला है, ऐसा फ्लो होने वाला है, ऐसा। तो इस फ्लो के डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, तो ये तो जीरो मोमेंटम से जा रहा था और इसका मोमेंटम था m√2gh। तो मैंने लिखा पहले का मोमेंटम था फ्लो के अलोंग इतना, m√2gh इज इक्वल टू बाद में कितना फ्लो के अलोंग mv 2mv हो गया ना, वही आंसर, वही वाला चीज, v इज इक्वल टू हाफ ऑफ √2gh, है ना। तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। दोनों पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं पता करना पड़ेगा, पता किए थे, इक्वेट किए थे, सॉल्व किए थे। बस फ्लो के अलोंग मोमेंटम लिखिए और बराबर कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। और जैसे बता रहे थे कि थोड़ा सा ये गलत है ना, दो गलतियां हैं। एक तो मोमेंटम कंजर्व है नहीं, ऊपर से जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार चलो मैंने एक गलती कर भी थी, मान लिया कि मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे हम, नहीं है तभी लिखेंगे। और दूसरी गलती क्या कर दी है कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो कितना x में कितना y में वैसे लिखना होगा ना। ये x y कहाँ लिखा है, तो फ्लो के अलोंग लिखा हुआ है, तो ये कुछ और ही चीज है। तो ये तरीका याद कर लेंगे जल्दी से आंसर करने के लिए। एक्चुअली ये अकेला क्वेश्चन नहीं ना, इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं। चलो हम अभी करते हैं, इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं। ये एक पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, इसके ऊपर से एक धागा ले आए, दोनों तरफ ब्लॉक्स हैं, ये m मास, ये 2m मास, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स को अपने इनिशियल जगह से h हाइट ऊपर उठाए। पिछले क्वेश्चन में एक ही ब्लॉक हैंग कर रहा था, उसी को उठाए थे, नहीं अब इन दोनों को उठा दिए। ये वाला भी यहां से h हाइट ऊपर ले गए और इसको भी h हाइट ऊपर ले गए, h हाइट। तो जब यहां से इसको छोड़ा जाएगा मासेस को h हाइट गिरने पर, ये दोनों मासेस अपना कुछ स्पीड गेन कर लिए होंगे, जो कि होगी √2gh, है ना। तो धागा टाइट होने के ठीक पहले का स्पीड हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मास h हाइट गिरा है ग्रेविटी में, तो √2gh स्पीड होगा, इसका v0 मान ले रहे हैं, और ये भी v0 मान ले, v0 विल बी इक्वल टू √2gh, है ना। दोनों h हाइट से गिरे हैं और ग्रेविटी में, मतलब g एक्सेलरेशन से दोनों गिरे हैं, तो √2gh दोनों का वेलोसिटी हो चुका होगा धागा टाइट होने के ठीक पहले। और अब धागा टाइट होने के ठीक बाद क्या हो रहा होगा, देखिए यहां बना दें। धागा टाइट होने के ठीक बाद धागा जो है जैसे ही टाइट होगा झटका लगाएगा, दोनों पर इंपल्स लगाएगा, दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का इंपल्स लगाएगा। अब लेकिन इस पर भी उतना ही इंपल्स लगाया, इस पर भी उतना ही इंपल्स लगाया है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। ऐसे खींचेगा, धागा हमेशा अपनी तरफ खींचता है। इंपल्स दोनों पे सेम लगाया, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज है वो इसकी वेलोसिटी में कम चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज होगा। एक बार सोचो ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोनों पे इंपल्स सेम लगा, इस पर जितना इंपल्स लगा इस पर उतना ही इंपल्स लगा, लेकिन चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोनों पे बराबर इंपल्स लगा तो दोनों के मोमेंटम में बराबर चेंज आएगा, लेकिन वेलोसिटी में तो अलग अलग होगा। इसका मास ज्यादा है, इसका मोमेंटम में भी p का चेंज आया मान लेते हैं, इसके मोमेंटम में भी p का चेंज आया, लेकिन इसका मास ज्यादा है तो इसके वेलोसिटी में कम चेंज हुआ होगा ना, और इसके वेलोसिटी में ज्यादा है कि नहीं। चले सर, फाइनली क्या हो जाएगा, धागा जब इंपल्स लगाएगा उसके ठीक बाद का डायग्राम बना रहे हैं, और धागा अब टाइट हो चुका है तो अब कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉलो होना शुरू हो जाएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉलो होना शुरू हो जाएगा तो कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v1 दोनों का,
और देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन के हिसाब से माने v1 देखो है ना ऐसा। चलिए अब पहले का बाद का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। डायग्राम बना लिए। अब धागे ने कितना कितना इंपल्स दोनों पे लगाया, दोनों पे लगाने वाले धागे ने जो इंपल्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, वही करने जा रहे हैं। देखिए जरा इस पर कितना इंपल्स लगा, तो इसका वेलोसिटी कम हो गया होगा जरूर, तो ये मोमेंटम ज्यादा होगा जरूर, ये मोमेंटम कम होगा, तो हम ज्यादा में से कम को घटा रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है। तो 2mv0 में से घटा दिए ये वाला कितना 2m इंटू v1, तो इस पर लगने वाले इंपल्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इस पर लगने वाले इंपल्स का मैग्नीट्यूड लिखना है। पहले mv0 था, अब mv1 हो गया है, लेकिन डायरेक्शन भी तो उल्टा है, चेंज लिखना है तो जुड़ के दिखाई देगा ना। याद है पिछले क्लास में कर रहे थे, बॉल गिरती थी टकरा के वापस आना शुरू करती थी, नहीं बोल रहे थे कि v0 से गई v0 से लौटी तो चेंज मोमेंटम कितना, तो 2mv0 होता था ना, जुड़ जाता था ना उल्टे डायरेक्शन में। तो ये ऐसे आया ऐसे लौटा, चेंज लिखना है तो दोनों मिला के मतलब कितना mv0 प्लस mv1 है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, v1 बताना है तो इसको इधर ले जाए और ये तो हो जाएगा mv0 इज इक्वल टू 3mv1, तो v1 इज v0 by 3, ये आंसर आ जाएगा। अब यही चीज को एक बार अपने ट्रिक से करके दिखाते हैं, नहीं जो जल्दी लिखने का तरीका, जल्दी आंसर करने का तरीका, दो गलती वाला तरीके से करते हैं, है ना। चलिए दो गलती वाले तरीके से सोचे अगर, तो ये है धागे का फ्लो, नहीं तो फ्लो के अलॉन्ग मोमेंटम, फ्लो के अलॉन्ग, फ्लो देखो कैसा हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो फ्लो के अलॉन्ग मोमेंटम ये ऐसा और ये ऐसा, mv1 प्लस mv1 दोनों ही फ्लो के अलॉन्ग। अच्छा फ्लो बाद वाले मोशन से डिसाइड करना, तो mv1 प्लस mv1 तो कितना हो गया 2mv1 इज इक्वल टू, यहां पे कितना है, अब देखो क्या इधर की तरफ, अच्छा जिस सेंस में यहां लिखे हैं उसी सेंस में यहां पर भी लिखना होगा, यानी कि यहाँ ये वाला लिखते समय हम इस सेंस में फ्लो लिए थे और ये वाला लिखते समय उल्टा ले लें, तब थोड़ी बराबर होगा, नहीं सेम सेंस में लेना होगा, यहां भी ऐसा ही लेना पड़ेगा फिर। तो यहां ऐसे लिख रहे देखो 2m इंटू v0, 2m इंटू v0 तो है ही, और लेकिन ये ऐसे होना चाहिए तो उल्टा है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस mv0, क्योंकि हमको ऐसे लिखना है ना फ्लो, और ये तो उल्टा जा रहा था, तो माइनस mv0 लिखेंगे इसको, तो बस हो गया। कितना हो गया देखो 2mv0 माइनस mv0, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व, 2mv0 माइनस mv0, अच्छा ये 2m, अच्छा ये गलत लिखे है ना, mv1 भी तो है, देखो यहां पे ये m है ये 2m है ना, mv1 प्लस 2mv1, mv1 प्लस 2mv1 और इधर ये, चलिए था तो ये हो गया 3mv1 और इधर हो गया mv0, तो v1 इज इक्वल टू v0 बाई 3, ये आंसर आ जाएगा, वही चीज आएगा, है कि नहीं। चलिए तो इसको भी ऐसे कर लिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये एक पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, इसके ऊपर से ये एक धागा ले आए, यहां पर एक ब्लॉक है ना, धागे का जो दूसरा एंड है वहां पर एक पैन हैंग कर रहा है, पैन है ना, एक फ्लैट कोई पैन है। क्वेश्चन का पहले डायग्राम समझिए, ये धागे ये ऐसे हैंग कर दिए, ये एक पैन है, फ्लैट पैन है ना, इस पे कुछ रख सकते हैं सामान, और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास भी m है और m है, और प्लैंक का मास भी m है, दोनों का मास सेम है। ये सिस्टम पहले ऐसे था इक्विलिब्रियम पे। अब एक कोई पार्टिकल को इस पैन पर गिराए, ये पैन यहां से बांध के हैंग कर दिए ना, और कोई पार्टिकल यहां से
गिरा रहे हैं, सीधा जाके पैन के ऊपर गिरता है। इसका मास भी m है, h हाइट से गिरा है इसको, पहले ये रेस्ट पे था, है ना, m मास h हाइट पे था, रेस्ट पे, और यहां से गिरा दिए, ये जाके पैन पे हिट करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये पैन को हिट करता है तो पैन के साथ जाके चिपक जाता है। क्वेश्चन लिख दीजिए। ये इसको हम लोग पार्टिकल बुला रहे हैं, ये पैन है, ये ब्लॉक है, ठीक है ना। चलिए लिखा जाए, इफ द पार्टिकल sticks to the pan after collision, then find final velocity of the block। ये जो ब्लॉक है, पहले तो 0 वेलोसिटी पे था, रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, उसका वेलोसिटी बाद में कितना हो गया बताना है। चलिए अब देखिए कैसे कर रहे हैं। एक बार आप ट्राई कर लीजिए अपने से, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखिए अब इसमें भी राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो साइड्स डिसाइड कर लेते हैं पहले। तो ये राइट वाला सिस्टम हो गया, लेफ्ट वाला हो गया। राइट में ये एक पैन है और ये एक पॉइंट मास है। हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर के दो डायग्राम्स बनाना चाहते हैं। मतलब जब पार्टिकल पैन को हिट किया, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद का डायग्राम बना रहे हैं। जस्ट पहले क्या होगा, ये जो मास है वो यहां पहुंचा होगा हिट करने के जस्ट पहले। अब यहां से हटा ले रहे हैं इसको, हिट करने के जस्ट पहले यहां पहुंचा होगा और कुछ स्पीड होगी इसके पास, कितना, √2gh, h हाइट से गिरा है ना, तो √2gh स्पीड से आया होगा। और यहां पर क्या है, अब स्टिक कर चुका है। अब ये सिस्टम ऐसे जाएगा और ये ऊपर उठेगा। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन से दोनों का वेलोसिटी पहले v1 और v1 मान लिए। यही v1 पता करना है, ये v0 है ना। चलिए तो अब ये राइट साइड वाला जो सिस्टम है, इस पर धागे ने कितना इंपल्स लगाया और लेफ्ट साइड वाले पे धागे ने कितना इंपल्स लगाया, दोनों पे लगने वाले इंपल्स का मैग्नीट्यूड बराबर किया जाए। इंपल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम से इंपल्स लिखेंगे। चलिए लिख रहे हैं, राइट साइड में जो सिस्टम है उसका मोमेंटम में चेंज। ऑब्वियसली मोमेंटम नीचे की तरफ है और धागा ऊपर खींचा होगा, अपनी तरफ ही खींचता है, तो मोमेंटम जरूर कम हुआ होगा। तो बड़े में से छोटा घटा के लिख रहे हैं। ये था mv0 में से घटाए ये वाला। अब क्या हो गया, mv1, और फिर पैन भी v1 से मूव करने लगा। पहले पैन रेस्ट पे था ना, अच्छा तो पहले पैन रेस्ट पे था तो 0 भी लिख दिया पहले वाला, और बाद में पार्टिकल का mv1 और पैन का mv1, सॉरी माइनस करना था, इक्वल टू कहां लगा दिया। ये मोमेंटम में से घटाए ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लिख रहे हैं। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। राइट साइड का जो मास है, राइट साइड का जो सिस्टम है, उसके मोमेंटम में चेंज है ये फाइनल। ये पहले था इतना मोमेंटम, बाद में इतना हो गया, और मैग्नीट्यूड लिखना था ना, इसलिए इसमें से बड़े में से छोटा घटा दिए। इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो सिस्टम है उसके मोमेंटम में चेंज। तो ये तो 0 मोमेंटम पे था पहले मास जो है लेफ्ट साइड वाला, और अब v1 से जा रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंज कितना, mv1 हो गया। और बस इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये कितना हो गया, 2mv1 3mv1 mv0, तो v1 इज v0/3। ये आंसर आ गया, है ना। और वो फ्लो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, तब भी यही आएगा। तो फ्लो के अलोंग बाद का मोमेंटम लिखेंगे तो mv1 और ये 2mv1 मिला के हो गया 3mv1। 3mv1 इज इक्वल टू इस समय कितना, 0 mv0। तो v1 इज v0/3 जो कि आया था। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग शुरू करेंगे कोलिजन्स के बारे में सीखना, है ना। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, कोलिजन।
हेडिंग डाल दीजिए कोलिजन। और कोलिजन्स कैसे होते हैं? तो दो बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और छोटे से टाइम के लिए इंटरैक्ट करती हैं इंपल्सिव फोर्सेस से, और इसी को हम लोग कोलिजन बुलाते हैं। अब जैसे कि बॉल जाके जमीन से टकराई तो क्या हुआ, बॉल और जमीन एक दूसरे से इंटरैक्ट किए, छोटे से टाइम के लिए बहुत बड़े फोर्स से इंटरैक्ट किए, तो इस तरह के केसेस को हम लोग कोलिजन बुलाते हैं, है ना। कोई जाके किसी चीज से टकराया नहीं, तो क्या हो एक्चुअली क्या हो रहा था, हम लोग तो ऐसे देखते हैं कि टकराना, लेकिन उसमें एक्चुअली हो क्या रहा होता है, दो बॉडीज एक दूसरे से इंपल्सिव फोर्सेस से छोटे से टाइम के लिए इंटरैक्ट करती है, तो बोलते हैं ये कोलिजन हो रहा है ना। कोलिजन्स कितने तरह के होते हैं इसको कैटेगराइज कर लिया गया, है ना। और कैटेगराइज भी जो किया गया ना वो अलग अलग बेसिस पर किया गया कि कितने तरह के होंगे, है ना। इस तरह से सोचा जाए तो इतने तरह के कोलिजन्स हैं, इस तरह से सोचा जाए तो इतने तरह के, इस तरह से मतलब कैटेगराइजेशन किया गया। कैसे कैसे किया गया वो लिखा जाए हम लोग, है ना। लिखा जाए टाइप्स ऑफ कोलिजन, पहले हेडिंग डालिए और उसमें पहला लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस। एनर्जी को कंसिडर करके देखा जाए, एनर्जी के बारे में सोचा जाए कि सिस्टम का एनर्जी पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोलिजन कितने तरह के होते हैं इस पे बात करने जा रहे हैं। तो तीन तरह के कोलिजन उस तरह से देखा जाए तो होते हैं। देखा जाए ब्रॉड कैटेगरी तो दो है, फिर एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियली इनइलास्टिक और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला आपने लिखा क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशंस, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसको कहते हैं लिखा जाए। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन उसको कहते हैं जब कोलिजन के होने से एनर्जी का कोई लॉस ना हो। देखो होता क्या है, जनरली जब भी दो चीजें टकराती हैं तो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है ना, किसी न किसी फॉर्म में लॉस हो जाएगी। सिंपल सा सोचा जाए तो क्या है, साउंड तो प्रोड्यूस होता ही है ना, दो चीजें टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस हो गया। साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में वहां पे एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया, है कि नहीं। अब वो वापस तो आएगा नहीं, तो एक ऐसा लॉस हो सकता है। थोड़ा सा हीट अप हो जाती हैं दो चीजें, नहीं टकराती हैं तो। और एक और चीज है, थोड़ा माइन्यूट है, कि बॉडीज थोड़ा डिफॉर्म होती हैं, डिफॉर्मेशन होता है बॉडीज का, है ना। शायद आपने कभी देखा हो कि जब बैट से बॉल को हिट किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड किया गया और फिर उसको जब बहुत स्लो मोशन में करके देखा जाता है, माइन्यूटली देखा जाता है तो कैसा दिखता है। तो जो बॉल है, जैसे ये अगर बैट है, बॉल जाके बैट से टकराती तो ऐसे देखने में लगता है कि बॉल गई टकरा के वापस आ गई, नहीं। माइन्यूटली देखा जाए तो क्या होता है, बॉल जाती है जब दीवार से टकराती है तो वैसे तो बॉल स्फेरिकल है, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन, जिस समय वो कांटेक्ट में होती है दीवार के, जब तक कांटेक्ट में रहेगी दीवार के, तो उस दौरान उसका शेप स्फेरिकल नहीं रह जाता है। ऐसे जाती है बॉल, ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाके उसका कंप्रेस होती है, फिर रीफॉर्म होती है, वापस आती है। डिफॉर्मेशन रीफॉर्मेशन होके वापस आती है फिर, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा होता है, जैसे कि मान लो ये दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है ना, और बॉल आई, तो बॉल जब पहले बॉल जब पहुंचेगी तो स्फेरिकल थी। ड्यूरिंग कोलिजन बॉल का डिफॉर्मेशन हुआ, स्फेरिकल नहीं रहेगी, पिचक गई थोड़ी सी, और फिर जब वापस लौटेगी तो रीफॉर्म होके पहले जैसा स्फेरिकल शेप लेके और वापस आती है। ये आई थी इधर, डिफॉर्म रिफॉर्म होके वापस आई, है ना। बात सही है कि नहीं। तो देखा गया कि ऐसा कुछ हो रहा होता है कोलिजन के दौरान, है ना। अच्छा, ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा बहुत कुछ, जैसे कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, नहीं। सोचो ये एक ब्लॉक है और इसके आगे स्प्रिंग लगा हो, इधर दीवार हो और ये ऐसे आ रहा हो, जब ये दीवार तक पहुंचेगा फिर कंप्रेस होगा स्प्रिंग, एक समय में डिफॉर्मेशन होगा,
फिर लौटेगा रीफॉर्म करके, और आया था वेलोसिटी, कुछ जितना कुछ वेलोसिटी से आया कुछ वेलोसिटी से लौटेगा। वैसे ही ये भी है, देखो इसी की जैसा तो है, डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन, इसमें स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन है कि नहीं। तो होता ये है कि अच्छा सोचो ये जो बॉल है ये क्ले का हो, है ना, क्ले है ना जिससे बर्तन बना लेते हैं, है ना, गीला वेट क्ले हो का बॉल हो, मार दिया जाए दीवार में, तो क्या होगा, बॉल आएगी, डिफॉर्मेशन होगा, मिट्टी का बॉल क्ले, वो भी गीला जिससे बर्तन बनाते हैं, ऐसे मार दिए तो क्या होगा, तो जम करके वापस आएगी क्या, नहीं ना, चिपक जाएगी वहीं पे, रह जाएगी, रुक जाएगी। तो डिफॉर्मेशन तो उसमें भी होगा, लेकिन वो बॉल रीफॉर्म नहीं कर पाएगी, ऐसी रह जाएगी, है ना। तो होता क्या है, क्या मतलब हुआ इसका, ये जो एनर्जी थी उसके पास, काइनेटिक एनर्जी, वो सब खत्म हो गई। और जबकि बाकी जैसे कैनवस की बॉल है मान लो, तो डिफॉर्म भी की, रिफॉर्म भी की और वापस आ गई, है कि नहीं। जो बहुत हार्ड बॉल्स होंगी उनका भी डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन भले आपको दिखे या ना दिखे वो अलग बात है। हो सकता है आपको ना दिखे, बहुत माइन्यूट डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन हो रहा हो, बस जहां से आगे वाला फेस थोड़ा सा खिंच कर वापस आए, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन का प्रोसेस हो ही रहा होता है। कुछ केसेस में रिफॉर्मेशन पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से तो नहीं कहना चाहिए, अच्छे से हो जाता है। जैसे कैनवस की बॉल टकरा के डिफॉर्म की रिफॉर्म करके वापस आ गई, लेकिन क्ले की बॉल टकरा के वहीं रह गई, वापस ही नहीं है। तो हम कहते हैं ना कि कैनवस की बॉल में जब टकराई तो ड्यू टू कोलिजन उसमें एनर्जी का कुछ खास लॉस नहीं हुआ, लेकिन क्ले में जब टकराई तो रुक गई, मतलब पूरे का पूरा एनर्जी उसका लॉस हो गया, एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो गया, है कि नहीं। तो ये भी एक फैक्टर है कि जैसे आप सोचो ये स्प्रिंग है ना, तो हम कहते थे ना कि जितने वेलोसिटी से आएगा, जैसे यही क्वेश्चन हो कि कितने वेलोसिटी से ब्लॉक लौटेगा, अगर ये वाला वेलोसिटी v0 है तो लौटने वाला कितना होगा, तो आप तो बताओगे कि v0 ही होगा, क्योंकि हम लोग आइडियल स्प्रिंग पढ़ते हैं। तो आइडियल स्प्रिंग में क्या है कि जितना डिफॉर्मेशन हुआ पूरा पूरा रिफॉर्मेशन होके रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कोई स्प्रिंग ऐसा नहीं है जिसमें जितना डिफॉर्मेशन किया गया है 100% रीफॉर्मेशन उसका हो जाए। जैसे कि सोचो कि कोई स्प्रिंग है, वो जो डॉट पेन वाली स्प्रिंग होती है, अगर आपसे कहा जाए उसको कई सौ बार उसको कंप्रेस करके, ऐसे बार बार कंप्रेस करके छोड़िए, तो फाइनली देखोगे ओरिजिनल जितना लेंथ था उसका, वो लेंथ ही थोड़ा छोटा रह जाएगा, उसका पूरा जो लेंथ था, जितने लेंथ से शुरू किए थे आप ये एक्सपेरिमेंट करना, उसको 100-200 बार दबाए, तो फाइनली जब छोड़ेंगे लास्ट में तो देखेंगे कि वो थोड़ा लेंथ उसका कम हो गया होगा, मतलब वो 100% रीफॉर्म नहीं किया, कुछ डिफॉर्मेशन उसमें रह गया, जैसे क्ले में रह जाता है। क्ले में तो पूरा ही रह जाता है नहीं, लेकिन इसने कुछ रिफॉर्म किया है, 100% रिफॉर्म नहीं कर पाया। इसका मतलब ये हुआ जितने वेलोसिटी से आया होगा उतना वेलोसिटी से ब्लॉक लौट नहीं पाएगा, जितना जब कंप्रेशन हुआ तो इसका पूरा काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में आया। अगर ये पूरी तरह से रीफॉर्म ना करे स्प्रिंग, तो पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी वापस नहीं देगा ना इसको, ब्लॉक को, तो कुछ रह गया इसके अंदर ही, वेस्ट हो गया, तो कुछ ही वापस मिला। तो जितने वेलोसिटी से आया था उससे कम वेलोसिटी से लौटेगा। प्रैक्टिकली तो हमेशा यही होता है। अब जैसे यहाँ बॉल वाले केस में भी प्रैक्टिकली यही होता है, कितना भी अच्छा बॉल हो आपका, जितने वेलोसिटी से टकराएगा उतने वेलोसिटी से नहीं लौटेगा। क्यों? कहीं ना कहीं माइन्यूट लेवल पे डिफॉर्मेशंस रह जाते हैं, जो कि वापस नहीं आते, वापस रिफॉर्म नहीं होता है। तो जो अलग फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई वो वापस नहीं मिली, तो वापस नहीं मिली तो कम स्पीड से ही लौटता है। आइडियल केस में अगर ये बोला जाए कि आइडियली, जैसे इसमें आइडियल केस में बोलते हैं ना कि जितने से आया उतने से लौट जाएगा, तो आइडियली अगर हम सोचें किसी तरह का लॉस ना हो, साउंड भी प्रोड्यूस ना हो, गर्म भी ना हो, हीट भी लॉस ना हो, और डिफॉर्मेशन भी 100% रिफॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक आइडियल केस है जो कि प्रैक्टिकली नहीं होता है। आइडियल केस है जिसमें कि एनर्जी का बिल्कुल लॉस ना हो, 100% एनर्जी वापस मिल जाए, तो उसको बोलते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ कोलिजन के दौरान, तो बोलेंगे कि इलास्टिक कोलिजन है।
है ना। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर लिख दीजिए इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, है ना। इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो हम आपसे इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली सारे कोलिजन्स इन इलास्टिक होते हैं, कुछ न कुछ लॉस जरूर होता है ना। प्रैक्टिकली कोई इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन, आइडियल केस है। और क्वेश्चंस में आपको लेकिन पूछा जाएगा, कभी कह देगा क्वेश्चन में कि इलास्टिक कोलिजन था तो बताइए, सॉल्व करके दिखाइए, तो सॉल्व करना पड़ेगा वैसे, है ना। प्रैक्टिकली नहीं होता इलास्टिक, प्रैक्टिकली सारे कोलिजन्स इन इलास्टिक होते हैं। अब इन इलास्टिक में भी दो कैटेगरी बना लिया गया। कैसा? एक तो ये कि जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता था वो पूरा पूरा लॉस हो जाए, मतलब जितना डिफॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल रिफॉर्मेशन ना हो, जितना लॉस हो सकता था हो जाए, तो बोलेंगे कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर जितना हो सकता था उतना ना होके थोड़ा बहुत लॉस ही हो एनर्जी का, तो बोलेंगे कि ये पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लिखा जाए इफ देर इज मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी था उसका जितना लॉस हो सकता था उतना हो जाए। और वही कहां से आता है, मतलब क्या चीज का लॉस होता है, कैसे लॉस होता है, तो ये वाला लॉस कि डिफॉर्म कर जाए वापस रिफॉर्म बिल्कुल ना करे, तो जितना लॉस हो सकता था हो जाए, तो बोलेंगे कि ये कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। और नेक्स्ट लिखा जाए पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें लिखा जाए इफ देर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, कुछ लॉस है, 100 जितना हो सकता था उतना नहीं, कुछ लॉस हो जाए, थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, तो बोलेंगे कि ये कोलिजन कैसा है, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, कि एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इस बेसिस पे देखा गया। फिर और देखा गया एक और बेसिस है कोलिजन्स को कैटेगराइज करने का, कि डायरेक्शन ऑफ कोलिजन्स क्या है, मतलब किस एंगल पे आके दो चीजें टकरा रही हैं या सीधे सीधे आके टकरा रही हैं, इस बेसिस पर, है ना। बोला गया कि दो तरह का होता है, एक होता है हेड ऑन सीधे सीधे, एक होता है एंगल पर, जो उसको एक नाम रख दिया गया, बोलते हैं उसको ऑब्लिक कोलिजन। चलिए लिखा जाए सेकंड में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, आप टाइप्स ऑफ कोलिजन ऊपर लिख चुके हैं ना, उसका पहला था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, ये दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, है ना। इसमें दो होते हैं, पहला लिखा जाए हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं, इसमें लिखा जाए इफ वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इज अलोंग LOC लिखना, है ना, इज अलोंग LOC, देन द कोलिजन इज हेड ऑन। अच्छा रुको, लिखने के बाद पहले LOC क्या है वो समझते हैं, है ना, किसको हम LOC बुला रहे हैं पहले वो समझते हैं। चलिए LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कोलिजन, है ना, वो वाला LOC नहीं, बॉर्डर वाला नहीं। LOC हम लोग जो बोलेंगे यहां पर कोलिजन में, उसका मतलब होता है लाइन ऑफ कोलिजन। तो पहले एक बार LOC लिखिए क्या है, लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है, तो लाइन ऑफ कोलिजन होता है कि वो लाइन जिस लाइन के अलोंग दोनों बॉडीज एक दूसरे पे कोलिजन के दौरान इंपल्सिव फोर्सेस लगा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये दो बॉडीज हैं, एक ये है और ये है, ये ऐसे जा रहा था और ये ऐसे आ रहा है, या रुका ही रहे, कोई बात नहीं, है ना। मान लीजिए ये जाके इससे टकराता है, तो जब यहां पे ये दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अच्छा कौन सा फोर्स लगाएंगे, इंपल्सिव नेचर का फोर्स है, लेकिन कौन सा है,
नॉर्मल फोर्स है ना, सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे जब नॉर्मल फोर्स लगाएंगे दोनों एक दूसरे पे, तो ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का बॉडीज का सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा ना, ऐसे ये होगा ना कॉमन नॉर्मल, ये जो स्क्वायर है इसको इधर ढकेल रहा होगा और ये वाला इसको इधर ढकेल रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं इधर और इधर, वो जिस लाइन के अलोंग है इसी लाइन को लाइन ऑफ कोलिजन कहते हैं ना? वो लाइन जिस लाइन के अलोंग दो बॉडीज एक दूसरे पे इंपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, लिख दिया जाए एक बार, द लाइन अलोंग विच colliding bodies apply impulsive forces on each other during collision उसको कहते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं, अगर दो बॉडीज का जो वेलोसिटी है, जैसे इसका वेलोसिटी इधर था, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग नहीं था ये, है ना, मान लो ये जो बॉडी है ये इसी लाइन के अलोंग आके टकराता, फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग है और इसका वेलोसिटी भी इसी लाइन के अलोंग आगे इससे टकराता, तो बोलेंगे कि हेड ऑन कोलिजन। ये जो कोलिजन है ये हेड ऑन नहीं है, ये इधर जा रहा था और लाइन ऑफ कोलिजन ऐसा है, तो ये हेड ऑन नहीं है। हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग उसी डायरेक्शन में जाके टकराए, तो बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन, यही लिखे हैं आप, है ना। चलिए दूसरे वाले का भी एक बार नाम लिख दीजिए, लाइन ऑफ कोलिजन इसके लिए बना लिए आप, है ना। अच्छा रुको, और लाइन ऑफ कोलिजन थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको और केसेस में। जैसे कि ये है, ये बॉल आके ग्राउंड से टकरा रही है, ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, तो ये एलओसी है, नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे दोनों बॉडीज जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एलओसी हो गया। अब जैसे कि ये वेज है ना, वेज है और एक पार्टिकल सीधा आके इस पे गिरे ऐसे तो नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, तो ये लाइन एलओसी है कि नहीं, इन दोनों के आपस का कोलिजन का एलओसी ये है कि नहीं। तो ये भी बना लीजिए, एक दो डायग्राम, एक ही बनाए थे ना ये वाला, एक दो डायग्राम और बना लीजिए एलओसी के लिए किसको कहते हैं। चलिए अब सेकंड, पहला था हेड ऑन कोलिजन, दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन, OBLIQUE, ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन किसको बोलते हैं कि कोलाइडिंग बॉडीज जो है उनका वेलोसिटी एलओसी के अलोंग नहीं हो, किसी और डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों बॉडीज का वेलोसिटी की बात हो रही है ना, अभी रुको बताते, चलो एक बार लिख दो ऑब्लिक कोलिजन किसको कहते हैं, इफ velocities of the colliding bodies are not along LOC, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। अब देखो एक बात और सब बता दें, इसमें क्या होता है, दोनों बॉडीज का वेलोसिटी एलओसी के अलोंग होगा तभी हेड ऑन कहलाएगा। ये नहीं कि एक बॉडी का वेलोसिटी एलओसी के अलोंग है और दूसरा एलओसी के किसी और डायरेक्शन में, एलओसी के अलोंग नहीं है दूसरा, तब उसको ऑब्लिक कहेंगे। जैसे कि देखो बता रहे, ये ऐसे आके टकराता है, अगर एक पार्टिकल आके वेज को ऐसे आके टकराए, यही एलओसी भी है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एलओसी के अलोंग ही आके टकराया, ये तो हेड ऑन है, हेड ऑन कोलिजन। लेकिन ये देखिए, ये है, ये जा रहा है V1 से और ये पार्टिकल आया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर V2 से टकराया इससे, एलओसी भी यही है, लेकिन ये हेड ऑन नहीं, ये ऑब्लिक है, क्योंकि दोनों बॉडीज का वेलोसिटी एलओसी के अलोंग, इसका तो है एलओसी के अलोंग इस वाले का, लेकिन इसका नहीं है ना, तो इसलिए इसको ऑब्लिक बुलाएंगे। तो हेड ऑन और ऑब्लिक के कुछ और डायग्राम्स हम बनाते हैं यहां पे। चलिए, ग्राउंड है, ये ऐसे जाके टकराया, ये नॉर्मल का डायरेक्शन, ये एलओसी का डायरेक्शन,
ये कैसा हो गया, ऑब्लिक। ये वेज है, ये सीधे आके गिरे, वेलोसिटी इधर है इसका, और एलओसी ये है, ये कैसा हुआ, ये भी ऑब्लिक। और बनाते हैं कुछ, ये वाला, ये स्फेयर इधर आया था V0 से, इससे आगे टकराया, ये है एलओसी, मतलब ये ऑब्लिक। हेड ऑन कैसा होता, ये जाके इसी की तरफ आता, ये एलओसी, तो ये हेड ऑन होता। तो ये हेड ऑन है, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक 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 हेड ऑन। ठीक है, चलिए, तो ये होता है कोलिजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। और एक और कैटेगरी है, और ज्यादातर क्वेश्चंस उसी पे होते हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखा जाएगा।